बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड। एग एंड एग प्रोडक्ट्स में डील करने वाली कंपनी जिसकी अपने सेक्टर में एक मोनोपोली है। मजीद ये कि ये बीएफ एग्रो वाहिद कंपनी है अपने सेक्टर में, इसका कोई कंपटीटर ही मौजूद नहीं। तो चलिए सब रेडी हो जाएं, क्योंकि आज हम बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड जो कि बीएफ एग्रो के नाम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करने लगी, आज हम इसी बीएफ एग्रो के कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये बीएफ एग्रो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली बिल्कुल ही न्यू कंपनी है, जिसकी आईपीओ की डिटेल भी आपके साथ शेयर की गई थी और आईपीओ को हमने मिलकर बाय भी किया था। तो इसी बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस हम इसी वीडियो में करेंगे, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कंपनी है। और उम्मीद है कि इसके एनालिसिस करने के बाद आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपने कितनी देर के लिए इसको होल्ड रखना है। तो इस एनालिसिस में जो पॉइंट्स हम मेजर डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट आ जाएगा कंपनी का ओवरव्यू या कंपनी की प्रोफाइल, सेकंड नंबर पर आएगा कंपनी की प्रोडक्ट्स और थर्ड नंबर पर आएगा कंपनी के कस्टमर्स एंड फोर्थ नंबर पर हम बहुत ही डीपली इसको स्टडी करेंगे जो कि होगा बिजनेस मॉडल। तो इसी के बिजनेस मॉडल में हम इसकी पूरी मार्केट को स्टडी करेंगे, इसकी पूरी प्रोडक्ट्स की डिमांड को देखेंगे, सप्लाई को देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी देखेंगे और ये आईपीओ में आया ही क्यों, इसको आईपीओ क्यों इशू किया, इसकी रीजंस भी देखेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल को डीपली स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल्स की तरफ। तो हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल्स करने के बाद हम इस स्टॉक की बाइंग पर बात करेंगे, इस स्टॉक की बाइंग पर कुछ एनालिसिस करेंगे और एट द एंड हम डिसाइड करेंगे कि ये बीएफ एग्रो फ्यूचर में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि ऐसी मजीद एनालिसिस की वीडियोस और पीएसएक्स की न्यूज एंड अपडेट्स की वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें, ताकि आप पीएसएक्स के किसी भी न्यूज एंड अपडेट को मिस ना कर पाएं। और इस वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर आपने लाजमी करना है। एंड इसी वीडियो के लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि पीएसएक्स की न्यूज एंड अपडेट्स का ग्रुप है। आप इसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं अपने लिए, अपनी पीएसएक्स की अकॉर्डिंग तमाम न्यूज़ेस को, अपडेट्स को अवेल करने के लिए। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी के ओवरव्यू को। बेसिकली ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड कंपनी दो ग्रुप्स के मिलने से वजूद में आई। मतलब कि एक पाकिस्तानी ग्रुप जो कि बख्श ग्रुप है, जो कि ऑलरेडी ही लाइव स्टॉक में, इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में काफी ज्यादा इनके बिजनेसेस मौजूद हैं। और इसी तरह सेकंड ग्रुप जो था वो था नेदरलैंड का ग्रुप जो कि है फ्रीजियन एग के नाम से। तो इन दोनों ग्रुप्स के ज्वाइंट वेंचर से ये कंपनी वजूद में आई, जिसका नाम रखा गया बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड। और ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड 5 जनवरी 2017 में बनी और 2017 में बनने के बाद 2019 में सही ऑपरेशनल होकर अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती गई। तो अब अगर हम कंपनी के स्पॉन्सर्स की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट स्पॉन्सर आ जाता है जिसका 50% होल्ड है इस कंपनी में, जो कि है फ्रीजियन ग्रुप। अभी फ्रीजियन ग्रुप नेदरलैंड का ही ग्रुप है जिसका 50% स्टेक है इसी कंपनी में, बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड में। इस 50% स्टेक होल्डर के बाद 50% का तकरीबन शेयर होल्डर आ जाता है पाकिस्तानी दो कंपनीज के पास, जिसमें बख्श ग्रुप का शेयर होल्डर है 40%। इसी तरह बाकी 10% जो शेयर है वो फिनटेक्स इंडस्ट्रीज के पास है। तो 50% का स्टेक पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के पास है और 50% शेयर होल्डर्स की मालिक नेदरलैंड की कंपनी फ्रीजियन एग है। तो ये फ्रीजियन एग जो डच कंपनी है, ये नेदरलैंड में ऑपरेट करने के साथ साथ ही चाइना में ऑपरेट करती है, इसी तरह ही इजिप्ट में भी ऑपरेट करती है और अब पाकिस्तान में भी काफी देर से ऑपरेट कर रही है। तो मतलब कि ये डच कंपनी फ्रीजियन एग काफी अच्छी ऑपरेट कर रही है और काफी इंटरनेशनली काफी इसने कदम जमा लिए हैं। तो अब अगर हम सेकंड पॉइंट पर आए जो कि है कंपनी की प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। अब यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है, इसके मेन प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो है रॉ एग। रॉ एग इनको रिसीव होता है, उन्हीं को ये स्टक करके उनको को तोड़ के इसी तरह ही वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स लिक्विड एग भी है जिसको ये पास्चराइज एग के तौर पे सेल आउट करते हैं और इसी तरह इनका वाइट एग का पोर्शन अलहदा भी सेल होता है, इसी तरह योग का पोर्शन अलहदा भी सेल होता है। और कुछ कंपनीज और कुछ कस्टमर्स तो इनके पास ऐसे भी हैं जो इनसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, मतलब कि वो अपनी मर्जी की रेसिपी बताते हैं और ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड कंपनी उन कस्टमर्स की प्रोवाइड की गई रेसिपी को फॉलो करते हुए वो उनकी कस्टमाइज प्रोडक्ट उनको बनाकर उनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि कस्टमर्स जो भी चाहते हैं ये बरकत फ्रीजियन कंपनी
अपने तौर पर उस प्रोडक्ट को बनाती भी है और उनको प्रोवाइड भी करती है। अब जैसे कि किसी कंपनी ने सिर्फ योग हमें चाहिए तो योग मिल जाता है, इसी तरह वाइट जो पोर्शन है एग का वो चाहिए वो मिल जाता है। और अगर वाइट पोर्शन में एंजाइम को ऐड करना हो, किसी प्रोटीन को, शुगर को ऐड करना हो, किसी भी चीज़ की एडिशन या किसी भी टाइप का कस्टमाइज करना हो इनकी प्रोडक्ट्स को, तो ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके भी देते हैं। एंड इवन के ये बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड कंपनी प्रोडक्ट्स की कस्टमाइजेशन के बाद पैकेजिंग की कस्टमाइजेशन भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक पैकिंग नहीं है, जिस तरह कस्टमर को पैकेजिंग कस्टमाइज के तौर पर रिक्वायर होती है ये इसी तरह ही प्रोवाइड कर देते हैं। कि कुछ कस्टमर्स को हाफ के जी, 1 kg, 2 kg की पैकिंग में जाती है और इवन के कुछ कस्टमर्स को 60 kg की पैकिंग में भी इनकी प्रोडक्ट्स जाती है। तो ये इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं एग एंड एग प्रोडक्ट्स, इसी तरह डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। लाइक बिस्किट्स बनाने में यूज की जाती हैं, इसी तरह कोई मायोनीज बनानी हो, नूडल्स, या इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा मौजूद हैं जिसमें ये एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज किए जाते हैं और एज अ मेन प्रोडक्ट भी यूज किए जाते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं जिससे आपकी काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, जो कि है कस्टमर्स। अब इसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं और बेसिकली फूड इंडस्ट्री से ही बहुत ज्यादा इसके कस्टमर्स मौजूद हैं, जिसमें ये डिफरेंट कस्टमर्स इनके पास हैं। नेशनल फूड्स हो गया, यूनिलीवर हो गया, इसी तरह ही हलाल हो गया, और डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं बहुत ज्यादा कस्टमर्स की लिस्ट मौजूद है जो कि इनके पास कस्टमर्स मौजूद हैं और ये उनसे अपनी प्रोडक्ट्स को अवेल करते हैं। ये अपनी प्रोडक्ट्स इन कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं कस्टमाइज करके जिस तरह कस्टमर्स को चाहिए होती है। तो अब फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है जिसको स्टडी करना हर इन्वेस्टर के लिए, हर ट्रेडर के लिए लाजमी है, जो कि है बिजनेस मॉडल। तो अब ये बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड का बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली कंपनी आईपीओ में आई ही क्यों और इसका बिजनेस मॉडल के साथ क्या लिंक है, हम इसके कंप्लीट डिटेल देखते हैं। बेसिकली बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड का जो पहला प्लांट है वो कराची में पोर्ट कासिम के पास मौजूद है, जो कि इनकी जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा, उससे अपनी प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस होती है। अब इन्होंने जो आईपीओ इशू किया है उस आईपीओ में मेन रीज़न जो है आईपीओ इशू करने की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की, वो है एक्सपेंशन। मतलब कि फैसलाबाद में इन्होंने अपनी जो प्लांट है, न्यू प्लांट इन्होंने लॉन्च किया है। मतलब न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और उसी प्लांट के लिए इनको पैसे की ज़रूरत है और इसीलिए ये आईपीओ इशू कर रहे हैं। तो मतलब कि फैसलाबाद में जो प्लांट है ये उसकी एक्सपेंशन में टोटल पैसा यूज होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर फैसलाबाद में ही क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग टेक्निकल्स को भी समझते हैं। अब यहाँ पर फैसलाबाद में जो प्लांट लगाया जा रहा है जितने पैसों में, उससे कम पैसों में जो कराची का प्लांट है उसी में ही एक्सपेंशन करके इतनी ही जो डिमांड है, इतनी ही जो कैपेसिटी का प्लांट है वो लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर फैसलाबाद में इतने ज्यादा पैसे आखिर लगाए ही क्यों जा रहे हैं? तो अब इसकी रीजन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब जिस तरह कराची में इनकी जो इंडस्ट्री मौजूद है और इनकी कैपेसिटी अपने प्रोडक्ट्स को जनरेट करती है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अब इनका जो मेन मटेरियल है, मेन जो रॉ मटेरियल है वो है रॉ एग। अब ये कराची में रॉ एग अपने प्रोड्यूस कर होते हैं, जो भी ये कराची में अपनी जो रॉ मटेरियल है रॉ एग उनको इकट्ठा करते हैं। उनको इकट्ठा करने में, उनको कंपनी के पास लाने में जो रॉ एग्स के है उसमें भी एक्सपेंस आता है। अब वो एक्सपेंस आ गया, कंपनी ने उससे अपनी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दी। अब जब कंपनी की प्रोडक्ट बनती है तो कंपनी उन्हीं का प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब वो कैसे कि अगर जो कराची में मौजूद प्लांट है उसमें अगर उन्होंने कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसी तरह रॉ एग्स भी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में चाहिए होंगे। मतलब कि आप अपने रॉ एग्स, अपने रॉ मटेरियल जहाँ से भी उठाते हैं वहाँ से उठाने के साथ साथ अब आपको दूसरा जो इलाका है, मतलब कि आप अपना जो रॉ मटेरियल्स की कलेक्शन है उस एरिया को वाइड करना पड़ेगा कि आपको मज़ीद दूर दूर के इलाकों से अपनी जो रॉ मटेरियल है उनको ला कर अपनी प्रोडक्शन करना पड़ेगी। तो मतलब कि दूर दूर से लाएंगे तो इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कि जहाँ पर अगर कॉस्ट 2 रुपये 3 रुपये लगती थी वहाँ पे 4-5 रुपये लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि प्रॉफिट में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट में कमी आएगी, जिस तरह लास्ट टाइम मारी में भी हुआ। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ को क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड कंपनी के जो क्लाइंट्स होंगे, इसके जो कस्टमर्स होंगे, वो सिर्फ सिंध में ही मौजूद नहीं होंगे, वो पंजाब में भी होंगे। तो पंजाब में मौजूद प्रोडक्ट्स, मतलब अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए सिंध से मूव करेगी वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को और पंजाब में लाएगी। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना ज़्यादा पड़ेगा कि कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे। तो मतलब कि कंपनी को पंजाब में ही कुछ ना कुछ करना पड़ना था अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को भी बढ़ाने के लिए। तो ये कंपनी ने ये फैसला लिया कि कंपनी फैसलाबाद में भी एक प्लांट लगाएगी। इस प्रोडक्शन का बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड का सेकंड प्लांट लगेगा
जो कि प्रोडक्शन भी करेगा, अपने रॉ एग्स पंजाब में से ही लेगा, मतलब कि रॉ मटेरियल भी पंजाब से आएगा, पंजाब से ही मिलेगा, बहुत इसी तरह चीप में मिलेगा, उसी तरह ही प्रोडक्ट बनेगी, बना कर ही इसी तरह जो पंजाब के कस्टमर्स होंगे उनको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कि जो मेन एक्सपेंस है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पड़ेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर जो पंजाब में इन्होंने प्रोवाइड कर रहे थे पहले भी, अब पहले कंपनी ये फैसलाबाद की प्रोडक्शन को प्लांट को लगने से पहले कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करी है अपने कस्टमर्स को पंजाब में अपनी प्रोडक्ट्स, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग रहा है अभी भी। अब जिस तरह फैसलाबाद का प्लांट लग जाएगा, तो फैसलाबाद का प्लांट लगने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कंपनी का जो ऑलरेडी सेल्स हैं, वो सेल्स चाहे उतनी ही रहें कराची के प्लांट की, लेकिन उसका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि कंपनी का ट्रैवलिंग एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह फैसलाबाद की जो सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगी कंपनी का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात बन जाएंगी। अब ये फैसलाबाद में प्लांट लगाने का मकसद ही यही था कि कंपनी की सेल्स को भी बढ़ाना, और कंपनी की सेल्स से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अब कंपनी के प्रॉफिट को भी बढ़ाना। मतलब कि कंपनी के अंदर जो रॉ एग्स आते थे उनकी एक्सपेंसेस भी कम हो गए। अब इसी तरह कंपनी की प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे प्रोविंसेस में जाती थी, वो भी इतना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लगते थे, उससे भी कंपनी की बचत होगी, तो ये भी सारे का सारा प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मेन रीजन थी फैसलाबाद में प्लांट लगाने की बजाय इसके कि कराची के प्लांट में एक्सपेंशन की जाए। अब यहाँ पर दोनों प्लांट्स में एक्सपेंशन के जो चांसेस वो मौजूद हैं, मतलब कि इन दोनों के प्लांट्स में अब जो प्लांट्स लग गए हैं इनमें अभी मजीद एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब मुझे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, जो कि है इसका रॉ मटेरियल। मतलब कि इसका रॉ मटेरियल ऑलरेडी ही इतनी सप्लाई में है कि ये सप्लाई कभी कम हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान दुनिया की उन कंट्रीज में शुमार किया जाता है जिनमें काफ़ी ज़्यादा एग्स की प्रोडक्शन होती है, मतलब कि मोस्ट एग प्रोडक्शन कंट्रीज में शुमार किया जाता है पाकिस्तान को। मतलब कि ये बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड के लिए अपना जो रॉ मटेरियल है रॉ एग्स, इसमें कोई परेशानी आएगी ही नहीं, जिस तरह के डिफरेंट कंपनीज को आती हैं। और इसी के साथ जुड़ी एक और अपॉर्चुनिटी जो कि है एक्सपोर्ट्स। अब बेसिकली जैसा पाकिस्तान उन कंट्रीज में शुमार किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा एग्स की प्रोडक्शन होती है, तो ये पाकिस्तान की ये कंपनी उन कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकती हैं जिनमें एग्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये कंपनी उन मार्केट्स को भी हिट कर सकती है, और इवन के ये कंपनी एक्सपोर्ट्स काफ़ी कर भी रही है। तो अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो कि मुझे लगता है, जो कि है अपनी की रॉ मटेरियल, मतलब कि रॉ एग्स की प्राइस। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तानी लोकल मार्केट है उसमें एग्स की जो प्राइस है वो बहुत ही लो है, इसीलिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे जा सकता है इस कंपनी के, इसीलिए ये कंपनी एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे जा सकती है। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे कि कैश साइकिल, इसी तरह प्राइसिंग पावर वगैरह को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी के लिए एक मेजर मसला है कि कंपनी जिस तरह लास्ट टाइम से ग्रो करती आ रही है और बिल्कुल न्यू कंपनी है, तो इसी तरह ये कंपनी आगे भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी। अब ये जो प्राइसिंग पावर है या कैश साइकिल है, ये कंपनी की कोई बुरी नहीं है, कंपनी की नॉर्मल स्टेज पर मौजूद है, लेकिन उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह कंपनी आगे फ्यूचर में इसको ग्रो भी करेगी। तो चूंकि हम काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कैश साइकिल या इसी तरह प्राइसिंग पावर या इस तरह के कुछ पॉइंट्स को लेकर कंपनी को बिल्कुल भी एक ही दफ़ा जज नहीं कीजिएगा, एनालिसिस कंप्लीट देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कंपनी कहाँ पर खड़ी है, कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी कि नहीं। अब जिस तरह इंटरलूप की कंडीशन थी कि इंटरलूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनी, तो इसके एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा दूसरे एक्सपेंसिव भी आए थे, तो उसी को लेकर कंपनी का जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हो गए और कंपनी को काफ़ी बुरा कहने भी लग गए। तो यहाँ पर इंटरलूप अभी मुझे तो नहीं लगता कि बुरी है, या इसी तरह कुछ टैक्सेस लगने पर, इंटरलूप पर ही सिर्फ टैक्स नहीं लगे बल्कि ये टेक्सटाइल सेक्टर पर पूरे पर ही टैक्स लगे थे। तो अब यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट्स पर भी टैक्स लगा था, लेकिन हम लोगों ने स्पेशली हिट किया ही इंटरलूप को कि इंटरलूप पर टैक्स लगी। हालांकि जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है उसमें भी एक्सपोर्ट आती हैं, इसी तरह फूड इंडस्ट्री में भी एक्सपोर्ट्स की जाती हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में कोई एक आधा ही सेक्टर है जिसमें एक्सपोर्ट नहीं आती, लेकिन तकरीबन तमाम सेक्टर्स में एक्सपोर्ट आती हैं, तो ये टैक्सेस तो उन पर भी लगे हैं। तो खैर हम लोगों ने कोई एक आधा पॉइंट जज करके कंपनी को पूरे का पूरा नहीं देखना कि कंपनी यहाँ पर गलत है यहाँ पर ठीक है, हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिर ही जज करेंगे। और इसी तरह थट्टा सीमेंट ने भी वही कंडीशन की कि हमें लगता था कि बहुत ही नॉर्मल सा स्टॉक है, लेकिन उसी नॉर्मल से स्टॉक ने कितना ज्यादा रिटर्न दिया। तो ये आपके पिछले क्वेश्चन का छोटा सा मैं आंसर भी देता चलूँ कि अब जिस तरह ये बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड का कैश साइकिल, इसी तरह प्राइसिंग पावर, जो भी इश्यूज हैं, आपको नहीं लगता कि अगर कोई दूसरी कंपनी आएगी तो उसको भी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे?
मतलब कि ये बरकत फ्यूजन एग्रो लिमिटेड की मोनोपोली मौजूद है और मुझे लगता है कि वो मोनोपोली रहेगी। अब वो क्यों? वो इसी वजह से कि ये कंपनी जिन कंडीशंस पर सर्वाइव कर रही है, आने वाली कंपनी को भी तो यही कंडीशंस फेस करना पड़ेंगी। तो वो भी अगर यही कंडीशंस पर आएगी तो बरकत फ्यूजन को हराना, बरकत फ्यूजन को कम्पीट करना कितना मुश्किल हो सकता है एक न्यू कंपनी के लिए, ये आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि बरकत फ्यूजन जिस मैदान में खेल रही है, वही मैदान तो दूसरे कंपटीटर्स का भी मौजूद होगा। तो दूसरे कंपटीटर्स को भी उसी मैदान में आना है, कोई डिफरेंट मैदान में नहीं जाना। तो अब ये बीएफ एग्रो के बिजनेस प्लान को थोड़ा और समझने के लिए इसकी कैपेसिटी पर बात करते हैं कि इस बीएफ एग्रो की अब की कैपेसिटी क्या है, फैसलाबाद के प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी और फ्यूचर में इसकी कैपेसिटी क्या है और पूरी की पूरी मार्केट की कैपेसिटी क्या मौजूद है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट कंपनी मतलब कि जो फर्स्ट प्लांट है कंपनी का कराची में जो मौजूद है, उसकी कैपेसिटी है 17,000 मेट्रिक टन पर एनम। ये 17,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है कराची के प्लांट की, जो कि 90% तक ऑपरेशनल हो चुकी है। मतलब कि ये 15,000 प्लस पर एनम के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर गए हैं। तो एक ये भी रीजन है इनका सेकंड प्लांट लगाने की। अब सेकंड प्लांट जो फैसलाबाद में मौजूद है, जो फैसलाबाद में बन रहा है, जो कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मतलब कि फरवरी मार्च के अंदर अंदर ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा और अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो 2026 में स्टार्ट होने वाला जो प्लांट है फैसलाबाद में लगने वाला, उसकी कैपेसिटी 12,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से होगी। मतलब कि कराची में मौजूद प्लांट से कैपेसिटी काफ़ी कम होगी फैसलाबाद वाले की। तो 2026 में ये प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो तकरीबन 29,000 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको मार्केट का बताऊं कि पाकिस्तान की मार्केट कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो पाकिस्तान की मार्केट की जो कैपेसिटी है वो है 1,50,000 मेट्रिक टन पर एनम। मतलब कि जो मार्केट की कैपेसिटी है और जो कंपनी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें, कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लो सप्लाई प्रोड्यूस कर रही है एज कम्पेयर टू मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर कंपनी को मेरे हिसाब से ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करना चाहिए कि कंपनी को अपनी एक्सपेंशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपनी जो मार्केट डिमांड है उसको पूरा करने की तरफ जाए। तो अब यही 29,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी इजीली इंक्रीज हो सकती है 40,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से। मतलब कि 40,000 तक आने के लिए कंपनी को एज सच कोई मजीद एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कराची में मौजूद प्लांट और इसी तरह फैसलाबाद में जो प्लांट लगा है, इन दोनों में इतनी जगह मौजूद है, मतलब कि इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंशन मतलब कि थोड़े ही पैसे लगा के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन प्रोड्यूस कर सकें और उससे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। जिसका मतलब है कि ये सिर्फ फैसलाबाद और कराची के प्लांट से ही 40,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से इनकी प्रोडक्शन बन जाएगी। तो अगर इसी को ही देखें तो इन दो प्लांट्स के अलावा भी कंपनी को न्यू प्लांट्स लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये कंपनी इस पॉइंट पर भी थोड़ा पीछे है, लेकिन चूंकि ये अपने सेक्टर में वन एंड ओनली कंपनी है तो इसलिए ये थोड़ा डिले भी हो जाए एक्सपेंशन, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा डिले करना नहीं चाहिए। तो अब चूंकि ये एग एंड एग प्रोडक्ट की वाहिद कंपनी है, मतलब कि सोल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, अब इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं, जिस तरह के यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, इसी तरह ही डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रही हैं। और मज़ीद ये कि ये श्रीलंका में भी अपने कदम जमा रहे हैं, इसी तरह वियतनाम में भी उम्मीद है कि ये उन कंट्रीज़ में भी अपनी एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो अब अगर हम लोकल सप्लाई मतलब कि लोकल कस्टमर्स को लेकर और इसी तरह एक्सपोर्ट कस्टमर्स के साथ हम इनको कंपेयर करें, तो एक्सपोर्ट्स जो होती हैं उसमें किस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और इसी तरह जो लोकल मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट की निस्बत कम प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, अब यहाँ पे मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि ये बरकत फ्यूजन एग्रो लिमिटेड की जो लोकल सेल्स हैं वो 85% है, जिसमें इनको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है। और इसी तरह जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो जस्ट 15% है, जिसमें इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। मतलब कि एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ओवरऑल प्रॉफिट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएगा। तो कंपनी को अपनी लोकल सेल्स में ही अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए। अब यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी ही टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स बना रही है, मतलब कि कंपनी अभी तक के लिए टैक्स फ्री है, जो कि 2019 से ऑपरेशनल होकर 2029 तक का 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अब जो फैसलाबाद का प्लांट लगा है वो भी उस एग्रीमेंट में इंक्लूड है कि अभी तक 2029 तक इन ये टैक्स फ्री कंपनीज के तौर पर काम करेंगी। तो इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी भी है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बिजनेस मॉडल में जो चेंज आया है वो उसके बारे में आपको गाइड करता चलूँ कि जिस तरह इनकी परसेंटेज थी स्पॉन्सर्स की, कि जो फ्यूजन एग लिमिटेड थी डच कंपनी, उसका 50% शेयर होल्डर था। इसी तरह ही जो स्टेक था जो बरकत फ्यूजन का मतलब कि बख्श ग्रुप का बरकत फ्यूजन में वो 50% का स्टेक था। इसी तरह ही फनटेक्स इंडस्ट्रीज का तकरीबन 10% का स्टेक था। लेकिन पीएसएक्स में लिस्ट होने के बाद इनका तकरीबन जो तीनों का स्टॉक है, इन तीनों का जो शेयर होल्डर है वो कम हो गया है।
अब यहाँ पर तकरीबन 40% का जो स्टेक है ये मौजूद है फ्रीजियन एग कंपनी लिमिटेड के पास, जो कि डच कंपनी है। और उसके बाद जो बख्श ग्रुप है उसके पास ऑलमोस्ट 30% का जो शेयर होल्डर मौजूद है। और इसी तरह जो फिनटेक्स इंडस्ट्रीज है उसके पास तकरीबन 8% का जो शेयर होल्डर मौजूद है। और बाकी जो 20% प्लस स्टेक कंपनी का है वो शेयर होल्डर्स के पास मौजूद है। ये बिजनेस मॉडल को समझने के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको पीएसएक्स की वेबसाइट पर इसके स्टॉक पर लिए चलता हूं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड का जो स्टॉक है अभी 26.13 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने अपना हाई जो लगाया था वो 30 रुपीज का लगाया था। मतलब कि ये अपने जो ओपनिंग प्राइस थी इसकी जब लिस्ट हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसने तकरीबन 5 कैप्स लगाए, मतलब कि 5 वर्किंग डेज में अपर कैप पर ही रहा। और 6th डे में तकरीबन ये अपर कैप के पास लगकर नीचे वापस आ गया और फिर नॉर्मल रेंज में ट्रेड होता रहा। अब यहाँ पर ये इसी तरह थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज समझ ले कि इसका चल रहा है। तो ये डिटेल देखने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। तो हम इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको सबसे पहले लेकर आता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हम सबसे पहले देखेंगे, जो कि मैं वही देखूंगा कि नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखें तो 2023 में 323 अरब के थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि बढ़कर 693 अरब तक आए। मतलब कि इन्होंने डबल से भी ज्यादा इंक्रीज किया। तो ये कंपनी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेबल थिंग रही मेरे सामने। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि मैं लाजमी देखता हूँ, जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पर 2023 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखें जो कि 323 मिलियन थे, जो कि वो 323 मिलियन से बढ़कर 693 मिलियन तक आ गए। अब यहाँ पर जो 2023 की निस्बत 2024 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं कंपनी के डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुई, जो कि मतलब काफी अच्छी चीज है यहाँ पर। और इसी तरह बाकी चीज ओवरऑल भी देख लें आप, तो ओवरऑल में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आया है टोटल एसेट्स में। लेकिन ये टोटल एसेट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी की है नॉन करंट एसेट्स की। तो इसी तरह 2024 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे लेकर आऊं तो 2023 की निस्बत 2024 की सेल्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज रही, जो कि 2023 में कंपनी की सेल्स 4.3 अरब से इंक्रीज होकर 2024 में 6.06 अरब तक आ गई। और इसी तरह कंपनी का जो पैट है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज रहा 2023 की निस्बत 2024 में, जो कि तकरीबन डबल से भी ज्यादा रहा। और इसी तरह उसकी अर्निंग पर शेयर भी काफी ज्यादा इंक्रीज रही। तो अब अगर 2024 की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली मुझे काफी ज्यादा लगा कि यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह आए, कंपनी के पास काफी जो कैश है वो एट दी एंड थोड़ा ही रहा। लेकिन अब चूंकि इसकी मैंने थोड़ी सी रीजंस देखी तो वो प्लांट एक्सपेंशन की वजह से ही था। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी ऐसा मुझे कोई इशू नजर नहीं आया। ये हमने कंपनी की कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नजर डाली। तो अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, जो कि है कि क्या ये कंपनी बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है और इसको हमें किस स्टॉक पर किस प्राइस पर बाय करना चाहिए। अब जिस तरह की कंपनी की प्राइस 26 पॉइंट समथिंग रुपीज पर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर अगर इस करंट प्राइस से थोड़ा सा डिप पर ही आप बाय कर सकें तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्राइस एक अच्छी होगी। और अगर आप 24 के पास पर या उससे थोड़ा सा भी डिप में चले जाएं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ पर अगर इस स्टॉक को बाय करने पर मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना अभी आपने, क्योंकि कंपनी बहुत ही न्यू है। अब कंपनी न्यू ही पीएसएक्स में लिस्ट हुई है और उसकी एक्सपेंशन चल रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट कोई पे आउट आएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको जो कैपिटल गेन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब जिस तरह कंपनी ने 50% प्लस का कैपिटल गेन तो ऑलरेडी दे ही दिया है, तो अगर आप अभी भी एंट्री लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ही होल्ड रख के इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी थे और इस कंपनी में काफ़ी वीक पॉइंट्स भी थे। तो लेकिन जो वीक पॉइंट्स है वो उम्मीद है कि कंपनी आगे कवर करेगी। अगर ये कंपनी आगे अपने वीक पॉइंट्स पर हैवी नहीं होगी, अपने उन वीक पॉइंट्स को कवर नहीं करेगी, तो आपका भाई है ना, मैं आपको उसके साथ साथ ही कंपनी के बारे में बताता जाऊंगा कि ये कंपनी यहाँ पर हमें अब सेल करनी चाहिए। क्या अगर सेल करना भी है तो क्यों करना है, और क्या ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी जो नज़र होगी वो यही है कि हम इस कंपनी को थोड़ा सा टाइम लें, इस कंपनी को थोड़ा सा और मजीद जज करेंगे, तभी हम ये देख पाएंगे कि क्या ये कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगी कि नहीं। तो आपको ये बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड के एनालिसिस कैसे लगे, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। और ये अगर एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसी तरह अगर चाहते हैं कि आप भी किसी कंपनी के एनालिसिस करवाना चाहें तो आप उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट किए गए उस कंपनी के नाम को लेकर उस कंपनी के एनालिसिस भी किए जाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें।